नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं केसी श्रीवास्तव की बुक प्राचीन भारत का इतिहास, जहाँ हम देख रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के साक्ष्य। तो आज टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। ये साधन अत्यंत प्रामाणिक हैं तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य मौन है, वहाँ हमारी सहायता पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के एर्कियोस मतलब पुरातन तथा लोगोस मतलब ज्ञान से मिलकर बनता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है पुरातन ज्ञान। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख व मुद्रा। स्मारक और तीसरा है स्मारक। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अभिलेख। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिली है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के वोकचकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। यह हित्ती नरेश सप्पीलुयुमा तथा मित्तिनी नरेश मतवीजा के बीच संधि का उल्लेख करता है, जिसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। पारसिक नरेशों के अभिलेख हमें पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, परंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख हमें अशोक के शासनकाल से ही मिलने लगे हैं। अशोक के अनेक शिलालेख एवं स्तंभ लेख देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म तथा शासन नीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगती हैं, जिनसे दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। यद्यपि ये प्रशस्तियाँ अतिरंजित हैं, तथापि ऐसे इनसे संबंधित शासकों के विषय में हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ऐसे लेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, सतवाहन नरेश पुलवामी का नासिक गुहालेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें से अधिकांश लेखों से तत्संबंधी राजाओं के सैनिक अभियानों की सूचना मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में
उसकी विजयों का विशद विवरण है। ऐहोल का लेख हर्ष के पुलकेशिन युद्ध का विवरण देता है। ग्वालियर लेख से गुर्जर प्रतिहार और शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। गैर सरकारी लेखों में यमन राजदूत हेलियाडोरस का वेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर अंकित मिलते हैं। इनसे भी इतिहास विषयक अनेक उपयोगी सामग्रियां प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश के एरंड से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हुणराज तोरमार का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में सूचनाएं मिलती हैं। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले राजपूतों के विभिन्न राजवंशों में से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं, जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ समाज एवं संस्कृति की भी जानकारी होती है। इनमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्ति, पाल वंश का खालिमपुर, नालंदा तथा भागलपुर के लेख, सेन वंशी विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र का कमौली लेख, परमार भोजदेव का वंशवर लेख तथा जय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति, चंदेल धंग का खजुराहो लेख, चेदी कर्ण का बनारस तथा यश कर्ण का जबलपुर ताम्रपत्र लेख, चहमान विग्रहराज का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख आदि महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। राजपूत शासकों के अधीन सामंतों के भी बहुसंख्यक लेख मिलते हैं। पूर्व मध्यकाल के बहुसंख्यक भूमि अनुदान पत्र मिलते हैं, जिनसे प्रशासन के सामंती स्वरूप की सूचना मिलती है। दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के भी अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। मुद्राओं अथवा सिक्के। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा डलवाए गए सिक्कों से भी प्राचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व तक जाती है, तथापि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ही हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। इन्हीं को साहित्य में कसारपण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विविध आकृतियां चिन्हित की गई हैं। इन पर लेख नहीं मिलते। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यमन शासकों ने किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। साधारणतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां खुदी हुई हैं, जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक हुई। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जा सकता है। पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव सा है। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण के सिक्कों के मिल जाने से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ, जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। मालो, यौधेय आदि गणराज्यों तथा पंचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हमें मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कभी कभी मुद्रा के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता लग जाता है।
उदाहरणार्थ हम कनिष्क तथा समुद्रगुप्त की मुद्राओं को ले सकते हैं। कनिष्क के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा चलाता है कि वह बौद्ध धर्म का वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। भारत के इंडो बख्तरी शासकों के विषय में हमें उनके सिक्कों से ही ज्ञात होता है। और इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शाक पहलव युग की मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। इनके लेखों से पता चलता है कि पल्लव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की अश्वमेघ शैली की मुद्राओं से अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन नरेश सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसने समुद्र विजय की थी। और इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिम भारत गुजरात कठियावाड़ के शकों की विजय सूचित होती है। स्मारक इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि हैं। इनसे विभिन्न युग के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से 5 सहस्र पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगिरी, सांची, बरहूत आदि हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई है। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद एवं घोषित राम नामक एक विहार मिला है। अंतरंजी, खेड़ा आदि खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार दक्षिण भारत के कई स्थानों से खुदाइयाँ की गई हैं। पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। पत्तडकल, चित्तलदुर्ग, तालकड, हेलविड, मास्की, ब्रह्मगिरी आदि दक्षिण भारत के अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ से खुदाइयाँ हुई हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सामग्रियों से प्राचीन इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। देवगढ़ झांसी का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। पल्लव काल के भी कई मंदिर प्राप्त किए गए। खजुराहो तथा उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा, बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मलाया, बोर्नियो, बाली आदि में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। इनसे इन द्वीपों में हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप से विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार भारतीय साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा पुरातत्व, इन तीनों के सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।